नमस्कार। वेलकम टू आलोचना। आज है 15 दिसंबर। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। जल जीवन मिशन के लागू होने में अनियमितताओं की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को बताया है कि मिशन की बढ़ी हुई अवधि 2028 तक फंड तभी जारी किया जाएगा जब सभी ग्रामीण पाइप से पानी की सप्लाई वाली योजनाओं को सुजल गांव आईडी पर ऑनबोर्ड कर दिया जाएगा। सुजल गांव आईडी एक डिजिटल मॉड्यूल है जो सभी गांव की पानी की सप्लाई योजनाओं की पूरी जानकारी रिकॉर्ड करता है, जिसमें जियोटैग वाली पाइपलाइन, ओवरहेड टैंक और पीने के पानी की क्वालिटी शामिल है। सुजल गांव आईडी और सुजलम भारत ऐप से ये पता चल पाएगा कि कौन सी योजना किन परिवारों को पानी दे रही है। देश की सभी ग्रामीण पीने के पानी की सप्लाई योजनाओं को एक यूनिफाइड नेशनल एसेट रजिस्ट्री में डिजिटल रूप से इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे हर योजना के बारे में पूरी जानकारी स्रोत से लेकर घर के नल तक उपलब्ध होगी। इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। हाल ही में ओडिशा हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र दोनों लेवल की एजुकेशन अथॉरिटीज को निर्देश दिया है कि अपार आईडी बनाने के लिए जो कंसेंट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है उसमें साफ तौर पर ऑप्ट आउट ऑप्शन भी जोड़ा जाए, यानी छात्र चाहें तो इससे बाहर रह सके। अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव के तहत शुरू किया है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 से जुड़ा हुआ है। अपार एक परमानेंट एकेडमिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक हर स्टूडेंट के लिए बनाया जाता है। इसमें हर स्टूडेंट को एक यूनिक और परमानेंट 12 डिजिट आईडी दी जाती है, जिसमें उसकी पूरी एकेडमिक जर्नी का रिकॉर्ड रहता है, जैसे डिग्रीज, स्कॉलरशिप्स, अवार्ड्स और दूसरे एकेडमिक क्रेडिट्स। अपार आईडी कार्ड के जरिए स्टूडेंट अपनी एकेडमिक क्रेडिट्स, डिग्रीज और दूसरी जानकारी ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है। अपार आईडी पूरी पढ़ाई के दौरान सैम रहती है, यानी स्कूल से कॉलेज और आगे तक नहीं बदलती। ये आईडी आधार से लिंक होती है और डिजिलॉकर में स्टोर रहती है ताकि आसानी से एक्सेस किया जा सके। इसे एक तरह से स्टूडेंट का लाइफ लॉन्ग एकेडमिक पासपोर्ट कहा जा सकता है, जिसमें उसकी सारी अचीवमेंट्स और क्रेडेंशियल्स एक ही जगह पर होते हैं। एक ही डिजिटल आईडी से स्टूडेंट आसानी से स्कूल्स चेंज कर सकता है, कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता है, एडमिशन या जॉब के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है और अपने क्रेडिट्स ट्रैक कर सकता है, बिना बार बार पेपर सर्टिफिकेट्स के झंझट के। अपार आईडी के फायदे। यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन। हर स्टूडेंट को एक यूनिक अपार आईडी मिलती है जो उसकी पूरी एकेडमिक लाइफ में सैम रहती है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग रिकॉर्ड। स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक की एकेडमिक अचीवमेंट्स, स्किल्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का रिकॉर्ड इसमें स्टोर रहता है। डिजिलॉकर इंटीग्रेशन। अपार आईडी डिजिलॉकर से लिंक होती है, जिससे स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट्स को सिक्योरली डिजिटल फॉर्म में स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं। क्रेडिट ट्रांसफर मोबिलिटी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC फ्रेमवर्क के तहत इंस्टीट्यूशंस के बीच क्रेडिट ट्रांसफर को आसान बनाती है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड मेल, जो रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कर रही है, ने हाल ही में कहा है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लोगों और कुछ पॉलिटिशियंस की तरफ से हो रही थ्रेट्स और इंटरफेरेंस को नहीं रोक पाया तो कंपनी इस प्रोजेक्ट से पुल आउट भी कर सकती है। ये एक 850 मेगावाट रन ऑफ रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो चेनाब रिवर पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन RHPCL इंप्लीमेंट कर रही है। RHPCL को एक जॉइंट वेंचर JV के तौर पर बनाया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन JKSPDC और भारत की स्टेट ओन कंपनी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC शामिल है। इस JV में NHPC की 51% इक्विटी है, जबकि JKSPDC की 49% इक्विटी हिस्सेदारी है। प्रोजेक्ट का एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मेल द्वारा किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में एक 133 मीटर ऊंचा और 194.8 मीटर लंबा कंक्रीट ग्रेविटी डैम, एक डाइवर्जन डैम और नदी के राइट बैंक पर एक अंडरग्राउंड पावर हाउस शामिल है। ये अंडरग्राउंड पावर हाउस लगभग 168 मीटर्स 24.5 मीटर्स 49 मीटर्स का है, जिसमें 4 205 मेगावाट के फ्रांसिस टर्बाइन जनरेटिंग यूनिट्स और एक 30 मेगावाट का ऑक्सिलरी टर्बाइन जनरेटिंग यूनिट लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से सालाना करीब 3137 WH इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने की उम्मीद है। वहीं पाकिस्तान ने कई बार आरोप लगाया है कि यह प्रोजेक्ट इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960 का उल्लंघन करता है। हाल के सालों में GPS GNSS इंटरफ्रेंस के मामले, खास तौर पर सिग्नल जैमिंग और स्पूफिंग, काफी तेजी से बढ़े हैं। इससे दुनिया भर में सेफ और एफिशिएंट फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। पहले ऐसे इंसिडेंट्स ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स और सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज तक ही सीमित थे, लेकिन अब ये अलग अलग रीजन्स में रिपोर्ट हो रहे हैं, जिससे एविएशन सेफ्टी को लेकर सीरियस कॉन्सर्न्स पैदा हो गए हैं। GPS जैमिंग और स्पूफिंग की वजह से नेविगेशन डिस्टर्ब हो सकता है, एयरक्राफ्ट गलत राउट पर जा सकता है, प्लेन्स के बीच सेपरेशन कम हो सकता है
और पायलट्स व एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का वर्कलोड बढ़ जाता है, जिससे ओवरऑल ऑपरेशनल रिस्क काफी बढ़ जाता है। भारत में भी कि एयरपोर्ट्स के आसपास जीपीएस जीएनएसएस इंटरफेरेंस के केसेस बढ़े हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने पार्लियामेंट को बताया कि ऐसे इंसिडेंट्स दिल्ली एयरपोर्ट और दूसरे बड़े हब्स जैसे मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और अमृतसर के आसपास रिपोर्ट हुए हैं। बॉर्डर के पास स्थित अमृतसर को छोड़ दें तो बाकी एयरपोर्ट्स पर ऐसे इंसिडेंट्स एक ग्रोइंग कंसर्न बन चुके हैं। खास तौर पर दिल्ली नवंबर के महीने में एक मेजर हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। भारत अकेला नहीं है। जीएनएसएस इंटरफेरेंस अब एक ग्लोबल एविएशन चैलेंज बन चुका है। यूरोप की एविएशन रेगुलेटर ईसा ने इसे एक सिग्निफिकेंट सेफ्टी रिस्क बताया है, खासकर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स और रीजन्स जैसे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, वेस्ट एशिया, बाल्टिक सी और आर्कटिक में। आईएटीए के मुताबिक जीपीएस सिग्नल लॉस के इंसिडेंट्स 2021 से 2024 के बीच करीब 220% बढ़े हैं। ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए इंडस्ट्री बॉडीज का मानना है कि आने वाले समय में जीएनएसएस इंटरफेरेंस कम होने की संभावना नहीं है। इसलिए कंटिन्यूअस विजिलेंस, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन बेहद जरूरी हो गई है। एयरक्राफ्ट अपनी पोजीशन, नेविगेशन और टाइमिंग पीएनटी की जानकारी के लिए काफी हद तक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स जीएनएसएस पर डिपेंड करते हैं, जो सेफ फ्लाइट ऑपरेशंस और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एसेंशियल है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सिस्टम है अमेरिकन जीपीएस। इसके अलावा गैलीलियो, ग्लोनस और बीडो भी मौजूद है। जीएनएसएस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए काम करता है, जो एयरक्राफ्ट में लगे रिसीवर्स तक सिग्नल्स भेजते हैं। ये सिग्नल्स बहुत एक्यूरेट होते हैं, लेकिन उनकी लो पावर की वजह से इंटरफेरेंस के लिए वल्नरेबल भी होते हैं। जीएनएसएस जैमिंग तब होती है जब स्ट्रॉन्ग रेडियो इंटरफेरेंस सैटेलाइट सिग्नल्स को ओवरपावर कर देता है, जिससे जीएनएसएस बेस्ड नेविगेशन टेम्पररीली डिसेबल हो जाती है। कभी कभी ये एक्सीडेंटल या नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन एविएशन से जुड़े ज्यादातर केसेस डेलिबरेट होते हैं। स्पूफिंग में फेक जीएनएसएस सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं ताकि एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को उसकी असली पोजीशन या टाइम के बारे में गलत जानकारी मिले। इससे एबनॉर्मल सिस्टम बिहेवियर और कॉकपिट में फॉल्स वार्निंग्स आ सकती है, जिससे सीरियस ऑपरेशनल कंफ्यूजन पैदा होता है। एयरक्राफ्ट के क्रिटिकल एवियोनिक्स जैसे फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, एफएमएस, टेरेन अवॉइडेंस वार्निंग सिस्टम और ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम एक्यूरेट जीएनएसएस डेटा पर डिपेंड करते हैं। आईएटीए के मुताबिक इंटरफेरेंस फ्री जीएनएसएस सर्विसेज फ्लाइट सेफ्टी और सिस्टम मैलफंक्शन से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि जीएनएसएस जैमिंग और स्पूफिंग फ्लाइट सेफ्टी के लिए रिस्क पैदा कर सकते हैं, लेकिन पायलट्स को ऐसी सिचुएशंस पहचानने और मेथोडिकल तरीके से हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। वे जीएनएसएस डेटा को दूसरे इंडिपेंडेंट एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन एड्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी इनपुट से क्रॉस चेक करते हैं और जरूरत पड़ने पर अल्टरनेटिव नेविगेशन सिस्टम्स पर स्विच कर लेते हैं। स्पूफिंग के कॉमन साइंस में एयरक्राफ्ट पोजीशन का इनकंसिस्टेंट होना, ग्राउंड स्पीड और एयर स्पीड में मिसमैच, अचानक टाइम शिफ्ट्स और फॉल्स टेरेन या एल्टीट्यूड वार्निंग्स शामिल है। जैमिंग को पहचानना कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि इसमें जीपीएस सिग्नल्स पूरी तरह ओवरवेल्म या लॉस्ट हो जाते हैं। मॉडर्न एयरक्राफ्ट में मल्टीपल सेंसर्स और नेविगेशन टूल्स होते हैं, जिससे पायलट्स पोजीशन, स्पीड और एल्टीट्यूड वेरीफाई कर सकते हैं। जब जीएनएसएस डेटा अनरिलायबल हो जाता है, तो क्रू इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम आईआरएस पर रिलाई कर सकता है, जो ऑनबोर्ड जायरोस्कोप्स, एक्सेलेरोमीटर्स और प्री फ्लाइट इनपुट्स के जरिए इंडिपेंडेंटली पोजीशन कैलकुलेट करता है। रेयर केसेस में सीवियर इंटरफेरेंस की वजह से रिराउटिंग या फ्लाइट डाइवर्जन तक करना पड़ा है, लेकिन क्योंकि एयरक्राफ्ट सिस्टम्स लगातार डेटा को क्रॉस रेफरेंस करते रहते हैं, इसलिए इवन एडवांस्ड स्पूफिंग के जरिए ऑपरेशंस को सीरियसली डिसरप्ट करना काफी मुश्किल होता है। कमर्शियल एविएशन में जीएनएसएस को आमतौर पर ऑगमेंटेशन सिस्टम्स के साथ यूज किया जाता है, जैसे नेविगेशन के लिए वास और प्रिसिशन अप्रोचेस के लिए जीबीएएस। ये लेयर्स इनर्शियल नेविगेशन के साथ मिलकर जीपीएस इंटरफेरेंस के बावजूद सेफ ऑपरेशंस सुनिश्चित करती है। जीएनएसएस के जैमिंग और स्पूफिंग के प्रति ज्यादा वल्नरेबल होने के कारण एयरलाइंस और एविएशन अथॉरिटीज अब फिर से कन्वेंशनल ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन एड्स जीबीएनएस पर जोर दे रहे हैं, जो एसेंशियल बैकअप की तरह काम करते हैं। ये सिस्टम्स मिनिमम ऑपरेटिंग नेटवर्क्स मॉज का हिस्सा होते हैं, ताकि सैटेलाइट नेविगेशन अनरिलायबल होने पर भी फ्लाइट सेफ्टी बनी रहे। भारत ने ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुसार मॉज को बनाए रखा है। गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है कि कन्वेंशनल नेविगेशन और सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिलायंस जारी रहेगा। साथ ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होगी, ताकि नई टेक्नोलॉजीज और मेथोडोलॉजीज अडॉप्ट की जा सके। डीजीसीए ने 2023 में जीएनएसएस इंटरफेरेंस की रिपोर्टिंग को मैंडेटरी बना दिया है। इसके बाद से दिल्ली, कोलकाता, अमृतसर, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे एयरपोर्ट से रेगुलर रिपोर्ट्स मिल रही है, जो इस थ्रेट के लगातार बढ़ते दायरे को दिखाती है।